Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on economics for UPSC prelims, which you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. Alright guys, if you are new to the channel, do not forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. Do recommend the video to your friends, and if you are following this course, do not forget to leave a comment down below so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, let's move on with our course. और आज हम और कंसेप्ट देखेंगे, जैसे कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है, तो ये सब हम देखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में एक देखा था ना, MSF का हम टर्म आया था, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं कि क्या होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो अब मेरे को आप पहले एक बात बताओ कि बैंक जो है, ठीक है, बैंक को जब शॉर्ट टर्म के लिए RBI से लोन लेना होता है, ठीक है, RBI से लोन लेना होता है बैंक को, तो वो क्या करता है, रेपो रेट पे लोन ले लेता है। ठीक है, रेपो रेट पे पैसा लेता है ना, यही हमने पढ़ा था। और उसमें वो क्या करता है, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नॉन SLR है ना, जो नॉन SLR गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको प्लेज करता है ना, नॉन SLR गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को प्लेज करता है, और उसके बदले RBI को पैसा दे रहा था। हमने देखा था ना ये बात। अब मान लो एक ऐसी सिचुएशन आई जिसमें बैंक के पास ये जो नॉन SLR गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो ख़त्म हो गई। ठीक है, बैंक के पास नॉन SLR गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ख़त्म हो गई। अब बैंक को और पैसा चाहिए। ठीक है, अब बैंक को और पैसा चाहिए तो बैंक क्या करेगा, ठीक है, बैंक क्या करेगा, बैंक RBI से बोलेगा कि यार आप मेरे को और पैसा दो, तो RBI बोलेगा भाई लाओ नॉन SLR गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लाओ, बोलेगा नहीं है मेरे पास। तो RBI क्या कहता है, RBI कहता है ठीक है, आपके पास अगर नहीं है और आपके पास और पैसा चाहिए तो आप जो SLR वाली सिक्योरिटीज़ हैं, जो SLR वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उसका कुछ पार्ट, पूरा नहीं, उसका कुछ पार्ट, लेट्स से 2% या फिर 1%, उसका कुछ पार्ट आप प्लेज कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है। ठीक है, बट हम पैसा उतने के हिसाब से ही देंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बैंक के पास पैसा नहीं है, बैंक को पैसा और चाहिए, बट उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी नहीं है नॉन SLR वाली। तो RBI क्या बोलता है कि आप SLR गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ प्लेज करो, ठीक है, बट उसका कुछ पार्ट ही हम दे पाएंगे आपको, लेट्स से 2% ऑफ SLR गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आप प्लेज कर सकते हो या फिर 1% कर सकते हो, कुछ एक RBI अमाउंट डिसाइड करता है, उतना ही पैसा आपको मिल पाएगा। RBI ऐसा क्यों कर रहा है, RBI ऐसा क्यों कर रहा है? देखो, पहली बात हमने देखा था कि RBI चाहता ही नहीं है कि बैंक जो है वो उनसे पैसा ले, क्योंकि अगर बैंक उनसे पैसा ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो रही है, बैंक के पास कैपिटल नहीं है, ऐसा RBI नहीं चाहता। ठीक है, अब बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी ख़त्म हो गई, तो ये तो और बेकार कंडीशन है ना, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी नहीं है और पैसा तुमको और चाहिए। तो RBI क्या करेगा, RBI बोलेगा कि यार चलो ठीक है, बैंक के ऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए हम देंगे तो आपको गवर्नमेंट से लोन, बट हम SLR गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे देंगे तो लोन, बट कुछ पार्ट ही दे पाएंगे। मान लो पूरी की पूरी वो SLR सिक्योरिटीज़ अगर RBI अलाउ कर देगा तो क्या होगा, कल को बैंक फिर से ये सारी SLR सिक्योरिटीज़ भी ख़त्म हो जाती हैं तो क्या करेगा, बैंक तो डूब जाएगा ना पूरा। तो RBI तो ऐसा चाहता नहीं है, तो RBI यही बोलता है कि आप कुछ पार्ट जो है SLR गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का वो आप प्लेज कर दो, ठीक है, और उसके बदले हम आपको लोन देंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट एट विच RBI लेंड्स शॉर्ट टर्म लोन्स टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स विद देयर पार्ट ऑफ SLR कोटा सिक्योरिटीज़ एज कोलैटरल। तो यहाँ पे कोलैटरल क्या है, SLR कुछ पार्ट है, SLR गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का कुछ पार्ट एज अ कोलैटरल रखा है इन्होंने। ठीक है, कुछ पार्ट रखा है इन्होंने एज अ कोलैटरल, और उसके बदले RBI जो बैंक्स है उनको शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट कितना रेपो के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा होना चाहिए रेपो से, है ना, क्योंकि रेपो का ही रेट जब ज़्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि बैंक को पैसा लेना होता है और RBI चाहता नहीं है। अब ये MSF जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी तो और एक्सट्रीम हो गया, इसमें तो बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी नहीं है और वो SLR कोटा की सिक्योरिटीज़ को प्लेज कर रहा है। तो RBI तो कभी नहीं चाहेगा ना कि ऐसा हो, RBI कभी नहीं चाहेगा कि SLR जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो आप उसको प्लेज करो। तो डेलिबरेटली जो इसका रेट रखा जाता है MSF का, वो ज़्यादा रखा जाता है, ताकि बैंक को प्रिवेंट करा जा सके कि आप ऐसी सिचुएशन लाओ ही मत जिसमें आपको SLR कोटा की सिक्योरिटीज़ प्लेज करनी पड़ रही हैं। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जो MSF होता है दैट इज़ ग्रेटर देन रेपो। ठीक है, और MSF अभी आजकल जो बैंक रेट चल रहा है वो भी MSF के बराबर ही है। ठीक है, तो ये है। अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा कंसेप्ट देखते हैं OMO का, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है। तो देखो क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में,
कि देखो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट जाएगा आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट के अंदर आता है ना, तो गवर्नमेंट जाएगा, क्योंकि बैंकर्स गवर्नमेंट का बैंक यही है आरबीआई, ठीक है। तो गवर्नमेंट जाता है आरबीआई के पास, वो बोलता है आरबीआई से मेरे को पैसा चाहिए, ठीक है। आरबीआई बोलता है मैं कहाँ से पैसा दूंगा यार, आप मेरे को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो पहले, तभी मैं पैसा दे पाऊँगा। तो इस केस में आरबीआई क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करता है आरबीआई कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं उसको बेचता है और साइमल्टेनियसली बाय भी करता है, ठीक है। तो बाइंग मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये रही, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इन ओपन मार्केट में। जब ये ऐसा आरबीआई करता है अपने क्लाइंट्स के साथ, मतलब ओपन मार्केट क्या मतलब, ये लोग वो होते हैं जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं ना, जो प्राइमरी मार्केट में डील करते हैं, उनको ये बेचता है और उनसे ही लेता है। तो ये जो पूरा ऑपरेशन होता है ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, इसको बोलते हैं क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसमें क्या करता है आरबीआई क्या करता है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का परचेज़ करता है और सेल करता है, मतलब सेल करता है, यहाँ पे सेल करता है और यहाँ पे परचेज़ करता है। इससे हो क्या रहा है, मतलब हो क्या रहा है, जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मान लो आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, अब जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच रहा है तो क्या कर रहा है, इसके बदले इसको पैसा मिलेगा, ठीक है, ये इकॉनमी से पैसा निकाल रहा है। जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच रहा है तब ये इकॉनमी से पैसा खींच रहा है अपने पास, ठीक है, ताकि पैसा डिक्रीज़ हो इकॉनमी में। और जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर रहा है तो ये पैसा दे रहा है, ये इन्फ्यूज़ कर रहा है लिक्विडिटी, मतलब कि ये पैसा इकॉनमी में इन्फ्यूज़ कर रहा है, मतलब ज़्यादा पैसा आए लोगों के पास। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। मनी का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए ओएमओ यूज़ होता है, ठीक है, देखेंगे आगे अभी। बट अभी बेसिक ये है कि इसमें होता क्या है, इसमें आरबीआई क्या करता है, बाय करता है या सेल करता है, या तो सेंटर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या तो स्टेट की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई थ्रू कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। इसमें डायरेक्ट डीलिंग नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप और मैं जाके आरबीआई से ख़रीद सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ये प्राइमरी मार्केट में डीलिंग होती है, जहाँ पे ये बैंक्स होते हैं, बैंक सारा प्राइमरी एजेंट। तो आरबीआई क्या करता है, बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचेगा और बैंक से ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ले लेगा, और फिर बैंक आगे आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे सकते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी जो मार्केट है वो ये रहता है, जहाँ पे बैंक्स हो गए, बड़े बड़े डीलर्स हो गए, है ना, तो ये सब जो रहते हैं वो प्राइमरी मार्केट में आते हैं, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई लोगों से डायरेक्टली डील नहीं करता है, आरबीआई बैंक से डील करता है, ठीक है। आरबीआई बैंक को बेचता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बैंक से ही लेता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। दोज आर कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये हो गया एक। तो उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशंस के टाइप्स होते हैं, एक दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आउटराइट, एक होता है रेपो। हमने देखा था रेपो क्या था, रेपो वॉज शॉर्ट टर्म, ठीक है। हमने देखा था ना रेपो में क्या हो रहा था, देखो सिंपल सी बात है, रेपो में क्या हो रहा था, अब आप कंफ्यूज मत होना। रेपो में क्या हो रहा था, रेपो में भी तो यही हो रहा था, बैंक जो है और आरबीआई है, बैंक इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे रहा था एज अ प्लेज और आरबीआई पैसा दे रहा था, यही तो है। तो यहाँ पे भी एक तरीके से आरबीआई ने परचेस ही तो करी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ से पैसे दे के, है ना। तो ये भी ओएमओ टाइप ही है, समझ में आ रहा है। दो टाइप के होते हैं, एक होता है आउटराइट और एक होता है रेपो, ठीक है। तो रेपो वाला तो हमने देख लिया था कि रेपो कैसे होता है, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करता है और फिर बाद में 100 रुपये इसको दे देता है, और फिर ऐसा एग्रीमेंट साइन होता है कि आप बाद में से, मतलब आप ये बैंक जो है वो 105 रुपये में लेगा आपसे, है ना, यही था रेपो, ठीक है। अब आउटराइट क्या होता है, आउटराइट देख लेते हैं। आउटराइट क्या होता है, ये परमानेंट नेचर का होता है। रेपो में क्या था, शॉर्ट टर्म था और रीपर्चेस एग्रीमेंट हुआ था। ऐसा एग्रीमेंट हुआ था ना बैंक और आरबीआई के बीच में कि बैंक वापस लेगा इससे, बैंक वापस लेगा, ऐसा नहीं है कि बेच दिया तो ये हो गया काम खत्म, नहीं, बैंक वापस लेगा इससे सिक्योरिटीज़ और वो भी हायर रेट में लेगा, ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। बट आउटराइट जो ओएमओज होते हैं उसमें ऐसा कुछ साइन नहीं होता, उसमें परमानेंट होता है। मतलब एक बार अगर बैंक ने बेच दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो बस खत्म, उसके बाद डीलिंग खत्म। एक बार अगर आरबीआई ने बेच दी तो बस उसके बाद खत्म, डीलिंग खत्म, ठीक है। तो नो रीपर्चेसिंग, जैसे रेपो में रीपर्चेस हो रहा था, इसमें कोई रीपर्चेसिंग नहीं होती है, ठीक है, फ्यूचर डेट पे, या फिर रीपर्चेसिंग या फिर सेलिंग फ्यूचर डेट पे नहीं होती है, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं ओएमओ, एक होता है आउटराइट, एक होता है रेपो। रेपो में हमने देख लिया कि रीपर्चेस होता है, तभी इसका नाम रेपो पड़ा था, रीपर्चेस, ठीक है, तभी इसका नाम रेपो पड़ा था। तो इसमें रेपो में रीपर्चेस होता है, जबकि आउटराइट में ये परमानेंट नेचर का होता है, एक बार बेच दिया तो बस, ऐसा कोई अब एग्रीमेंट नहीं है कि हमको वापस खरीदना है, ठीक है। तो वो होता है आउटराइट, ठीक है। तो अब इससे मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होगा, मैंने आपको क्या बताया, आरबीआई के पास जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा तो उसके बदले उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है।
तो पैसे सेंट्रल बैंक के पास आ गए, ठीक है, सेंट्रल बैंक के पास आए, मतलब कहीं से आए होंगे, कहाँ से आए होंगे, इकोनॉमी से आए होंगे। तो इसने इकोनॉमी से क्या किया, मनी सप्लाई को रिड्यूस कर दिया, है ना, मनी अपने पास रख लिया, तभी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची। और ऐसे ही जब उल्टा करेगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमी से मनी कहाँ जा रहा है, सेंट्रल बैंक के पास। सारा का सारा पैसा इकोनॉमी से सेंट्रल बैंक के पास जा रहा है ना, तभी तो मनी का सप्लाई डिक्रीज़ हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो आरबीआई जब बाय करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगा, और जब सेल करेगा तो ये देखा ना मैं, ये सेल वाला है, जब सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो डिक्रीज़ होगा मनी सप्लाई, है ना, और जब बाय करेगा तब इंक्रीज़ होगा। जब ये उल्टी चीज़ हो जाएगी, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं वो जनता से, आरबीआई जनता से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जब ले लेगा तो पैसा वापस देगा इनको वापस, तो पैसा इन्फ्यूज़ हो गया ना इकोनॉमी में, पैसा का सप्लाई इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि आरबीआई टू इकोनॉमी में पैसा जा रहा है। तो यही वो बोल रहा है कि जो आरबीआई है जब वो बाय करेगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको अच्छे से समझना। मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगा, और जब मतलब वो सेल करेगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज़ होगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमें पढ़ना है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। क्या था मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम? देखो, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में क्या था कि देखो अब क्या हुआ, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ ना, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तब क्या हुआ, लोगों के पास बहुत सारा पैसा था, ठीक है, तो सारा बैंक में पैसा जमा होने लगा, बहुत सारा बैंक में जमा होने लगा। तो हमने एक कंसेप्ट उसमें पढ़ा था कि उस टाइम जो आरबीआई है उसने इंक्रीमेंटल सीआरआर का कंसेप्ट लाया था कि सारा का सारा जो पैसा आपके पास आ रहा है वो आरबीआई को आप दे दो, ठीक है। अब एक दूसरी चीज़ सरकार लाई थी, वो थी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। उसमें क्या हुआ, अब उसमें आरबीआई को बोला गया कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स और कैश मैनेजमेंट बिल्स को सेल करो, ताकि जो एक्सेस पैसा है लोगों का वो आरबीआई के पास आ सके। समझ में आ रहा है। तो गवर्नमेंट जब आरबीआई, अब आरबीआई क्या बोलेगा इस चीज़ में, आरबीआई क्या बोलेगा, आरबीआई बोलेगा मेरे पास इतने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल्स और कैश मैनेजमेंट बिल्स है ही नहीं, तो मैं कहाँ से दे दूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है आप मेरे बिहाफ पे इशू करो, ठीक है। तो आरबीआई क्या बोलता है कि ठीक है, मैं आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करूँगा, ठीक है, और उससे जो पैसा आएगा, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई इशू करेगा और पैसा फिर अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो दिस वॉज कॉल्ड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। वाइल द मनी दस कलेक्टेड इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स बोरोइंग, बट गवर्नमेंट पेज इंटरेस्ट ऑन इट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या मतलब है इसका मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का, ध्यान से सुनो। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला आरबीआई को, ठीक है, जब बहुत सारा पैसा यहाँ पे इकोनॉमी में फ़्लो कर रहा है, बहुत सारा पैसा मतलब है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है आरबीआई को, गवर्नमेंट बोलती है आरबीआई को कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचो, ठीक है, और पैसा लो, ठीक है। दिस वॉज द बेसिक टेक्निक कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच के एक्सेस जो लिक्विडिटी है, जो एक्सेस मनी सप्लाई है इकोनॉमी से, उसको वो करो, एब्जॉर्ब करो, ठीक है। बट आरबीआई बोलता है मेरे पास एक तो ना इतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और ना मैं ये चीज़ करूँगा, मेरे पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है करने का, मैं क्यों करूँ, नहीं करूँगा मैं। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ठीक है आप ऐसा करो, हम आपको इंटरेस्ट देंगे उस चीज़ पे, जो आपका पैसा लग रहा है हम उस चीज़ पे आपको इंटरेस्ट देंगे। तब आरबीआई मानता है, तब आरबीआई बोलता है कि भाई ठीक है, यू नो मतलब ये जो पैसा आ रहा है, ऑल्दो गवर्नमेंट ने बोला है आरबीआई को इशू करने के लिए, बट ये फिस्कल डेफिसिट में काउंट नहीं होता है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट में ये काउंट नहीं होता है। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स बोरिंग। ये सिर्फ इसीलिए किया गया क्योंकि एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना था। समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट को जब कोई लोन लेना होता है पब्लिक से, तो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करती है ताकि जो पैसा आ सके वो गवर्नमेंट यूज़ कर पाए। नॉर्मल वर्किंग में यही होता है। समझ में आ रहा है। नॉर्मल वर्किंग में क्या होता है, गवर्नमेंट को अगर मान लो पैसा चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट हाई है और गवर्नमेंट को पैसा चाहिए खर्चा करने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू कर देती है और फिर लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाता है, ठीक है। बट इस केस में क्या हुआ है, इस केस में गवर्नमेंट को पैसा नहीं चाहिए, ठीक है, बट इस केस में क्या हुआ, उसने आरबीआई को इसलिए बोला गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करने के लिए क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, और मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इसने आरबीआई को बोला कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दीजिए, इनको बेचिए, और इससे जो पैसा आएगा ये वाला, इससे जो पैसा आ रहा है उस पर हम आपको इंटरेस्ट देंगे, तभी तो आरबीआई का बेनिफिट होगा कुछ, नहीं तो आरबीआई क्यों करेगा इतना सब, है ना। तो इसीलिए आरबीआई को उन्होंने ये बोला कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचिए और उससे जो पैसा आएगा उस पर हम आपको इंटरेस्ट देंगे। समझ में आ रहा है। उस पर हम आपको इंटरेस्ट देंगे ताकि, और हायर इंटरेस्ट देंगे ताकि आप, क्योंकि देखो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर रहा है उसको भी आरबीआई को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्री में थोड़ी 0% इंटरेस्ट रेट पे थोड़ी होगा। जो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेच रहा है, ठीक है,
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेच रहा है, मान लो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया तो आपको आरबीआई इंटरेस्ट देगा ना साथ में, तो ये कहाँ से इंटरेस्ट लाएगा, इसको तो कुछ करना ही नहीं है ये, तो इसको जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। समझ में आ रहा है? इसको जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और हायर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगी ताकि इसका भी कुछ प्रॉफिट हो पाए, आरबीआई का भी कुछ प्रॉफिट हो पाए। ऑल्दो गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए था, ऑल्दो गवर्नमेंट को पैसा नहीं चाहिए था, बट गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रही है ताकि एक्सेस लिक्विडिटी जो है वो एब्जॉर्ब हो पाए और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ पाए। समझ में आया? ये कंसेप्ट है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का। दिस मैकेनिज्म वॉज इनहांस ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन। अब डिमोनेटाइजेशन के टाइम ज़्यादा था क्योंकि लोगों के पास बहुत सा पैसा था, एक्सेस लिक्विडिटी थी सिस्टम में, तो लैंडिंग रेट कम होने के चांसेस थे। समझ में आ रहा है? तो ये था। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। अब क्रेडिट कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? क्रेडिट मतलब कि मनी का सप्लाई, कुल मिला के जो बात है वो मनी के सप्लाई को कंट्रोल करने की है, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन और जो डिफ्लेशन है, ठीक है, दोनों ही मनी की सप्लाई से ही कंट्रोल होता है। इन्फ्लेशन क्यों आता है? जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहता है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहता है, सप्लाई उतनी ही रहती है, तो कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है। और डिफ्लेशन इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड है? दो टाइप के मेथड हम डिवाइड करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब जिसमें हम इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और क्वांटिटी से डील करते हैं, कितना मनी सप्लाई है, क्या है ना। और क्वालिटेटिव वो होता है जिसमें हम लोन की क्वालिटी को चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो कैश रिजर्व रेशियो आता है, CRR आता है, SLR आता है, देखेंगे कैसे होता है। CRR आता है, SLR आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आते हैं, फिर रेपो रेट आता है, बैंक रेट आता है, रिवर्स रेपो आता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आता है। तो ये सब क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, ठीक है। और क्वालिटेटिव मेजर्स में क्या क्या आता है? क्रेडिट राशनिंग आता है, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल आता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आता है, मोरल सुएजन आता है, डायरेक्ट एक्शन आता है, ठीक है। अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।